नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अनअकैडमी पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। कैसे हैं आप? वेरी गुड मॉर्निंग। चंचल, वीनम, अजय, भावना, प्रीति, निक्की, विवेक, सुजाता, धर्म, रागिनी, गौरव, राम, ऋतु, जया और अमित। वेरी गुड मॉर्निंग एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। हाँ, मेरी तबीयत में काफी ज्यादा सुधार है, कल की तुलना में काफी बेहतर है। पर्याप्त रूप से तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, मैं आज क्लास पढ़ाने की स्थिति में हूँ, है ना। तो आज मैं क्लास पढ़ाने की स्थिति में हूँ और अपन पढ़ पाएंगे अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। आप में से बहुत सारे लोगों ने आज फास्ट फास्ट भी किया होगा जी। नहीं यार, मैं नवरात्रि नहीं कर पाता, मतलब मुझसे क्या भूख कंट्रोल नहीं होती। बाकी सब चीजें तो मैं मैनेज करने की कोशिश कर सकता हूँ, पर भूख पे नियंत्रण नहीं है। आप वो मेरे सेहत देख करके भी अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, मेरे से कंट्रोल नहीं होता है। कुछ विद्यार्थी आवाज की बात बोल रहे हैं सर, आवाज धीरे आ रही है। टेक्निकली इट्स नॉट इन माय हैंड, बट हाँ, आप लोग रिफ्रेश करके देख सकते हैं, क्योंकि मेरी तरफ से तो सब पर्याप्त सही तरीके से चल रहा है ना। मैं एक बार के लिए रिफ्रेश कर दूं? ठीक है, एक बार के लिए रिफ्रेश कर देता हूं। जिन्हें लग रहा हो वो खुद का भी थोड़ा बढ़ा लें। ठीक है, चलिए साथ में तो शुरू करा जाए। हाँ जी, जो भी विद्यार्थी नए आए हैं वो जान लें कि हम 40 मिनट की पढ़ाई करते हैं, ज्यादा पढ़ते ही नहीं है हम, है ना। और उसके बाद में फिर बतियाएंगे आराम से। चिंता मत करिए, क्लास में पढ़ते समय कोई भी दिक्कत आए तो बता देना। आरएनए क्यों बंद हो गया था बीच में 10वें क्वेश्चन पर, इसका भी कारण जान लो। क्योंकि ये जो इन्वर्टर है ना यार, इन्वर्टर पता नहीं क्यों 30 मिनट से ज्यादा यूज चल नहीं पा रहा है और वो डिस्चार्ज हो जा रहा है। और उस समय भी एकदम डिस्चार्ज हो गया वो, जिसकी वजह से क्लास को बीच में ही रोकना पड़ा। ठीक है, हाँ जी। और जो नए लोग हैं उनको मैं बता दूं कि जो भी कंटेंट मैं दे रहा हूं और उसे जो है, हाँ, कोयला खत्म। कोयला तो पहले खत्म हो रखा था, बिजली की कटौती चली रही थी और उसी दौरान जो है वो लाइट भी चली गई। और राजस्थान में ये प्रॉब्लम बहुत बड़े समय तक होने की संभावना है, क्योंकि मैंने आपको प्रॉपर तरीके से समझा रखा था, है ना। अब बैटरी चेंज करने के लिए आज कंप्लेंट करूंगा तो फिर वो 2-4 दिन में आ ही जाएगा। हाँ जी, चलिए। तो जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि हम कल लोग स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे कि पृथ्वी कैसी है, कैसी दिखती है, क्या इसके अंदर फीचर्स हैं। आइए मैं आपको बताता हूँ। हम जब अर्थ की बात करते हैं तो अर्थ के अंदर सरफेस है, हमें पता है। अर्थ की सरफेस पर जहां हम खड़े हुए हैं उसे लेकर के हमारे मन में कई बार डाउट हो जाता है, यानी हम अपनी ही अर्थ की बारे में जानकारी रखने में थोड़े से गलती कर जाते हैं। गलती क्या कर जाते हैं मैं वो भी आपको बताता हूँ। असल में होता क्या है, हम लोग ये मानते हैं कि जो हमारी अर्थ है ना, उस पर जहां हम खड़े हैं यही सब कुछ है। इसके बाद में जहां पर समुद्र है वहां कुछ और है। हम में से कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि अर्थ की सरफेस का मतलब क्या है, तो बोले अर्थ की सरफेस का मतलब है जहां पर इंसान खड़ा है वो अर्थ की सरफेस है। हमें कुछ इस प्रकार की फीलिंग्स आती हैं अपने आप को लेकर के, है ना। हम
लोगों ने, क्योंकि ये तो सबने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होता है कि अर्थ की सबसे ऊपर की जो परत होती है उसे भूपर्पटी कहते हैं अर्थात क्रस्ट कहते हैं, उसके बाद मेंटल होता है, उसके बाद कोर होता है। हमें ऐसा लगता है समटाइम्स, और आपको पता नहीं लगता है कि नहीं, आप शायद इंटेलिजेंट रहे होंगे, मुझे ऐसा लगता था कि यार ना अपन जहां धरती पर खड़े हैं, अगर हम समुद्र में चले और अगर तैरना नहीं आता तो माइट पॉसिबल कि हम सीधे मेंटल में जाके गिरे या फिर हम सीधे कोर में जाके गिरे। मतलब मुझे ऐसा लगता था कि धरती जहां पर हम खड़े हैं और धरती का खात्मा है जहां पर समुद्र है, अंदर गए तो सीधे धम से अंदर जाएंगे। यानी कि ये जो है ना फिल्मों में अपन अगर आपको याद हो, आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों ने माइथोलॉजिकल सीरियल देखे होंगे, रामायण महाभारत टाइप के, और उसमें दिखाते थे ऐसे कि नीचे पाताल लोक है। अब वो पाताल लोक के नाम पर ऐसा लगता था कि बेटा अंदर गए तो सीधे पाताल में जाएंगे और इसका एंड नहीं है, पता नहीं ये कहां जाके खत्म होगा, है ना। है कि नहीं। तो अब वो वाला जो डर है वो डर मुझे भी लगता था, लेकिन जब थोड़ी ज्योग्राफी पढ़ी तो पता चला कि अर्थ जो है वो अर्थ क्रस्ट या अर्थ सरफेस को टेढ़े बांके तरीके से रखती है। यों करके कुछ समझिए कि अर्थ सरफेस इस प्रकार के है ना। अर्थ सरफेस को हम यूं समझ ले कि अर्थ सरफेस कुछ ऐसी टेढ़ी मेढ़ी टाइप की है ना। अच्छा, और टेढ़ी मेढ़ी टाइप की जो सरफेस है इस पर हुआ क्या कि जब अर्थ बनी थी तो इस पर बहुत बड़ी बर्फ थी, और जब बर्फ थी तो उस बर्फ के पिघलने से, जैसे आज भी होता है कि बर्फ के पिघलने से पानी बनता है, उस समय भी ऐसा ही हुआ, टाइम बर्फ पिघली पानी बना, और पानी बना तो ऑब्वियस सी बात है जैसे आज भी बारिश के दौरान गड्ढे भर जाते हैं, सड़क पानी से थोड़ी भरी रहती है, गड्ढे पानी से भरे रहते हैं। ऐसे ही अर्थ पर जो गड्ढे थे उन गड्ढों में पानी भर गया, अर्थ पर जो गड्ढे थे उनमें पानी भर गया, और गड्ढों में भरा हुआ जो पानी है आज उसे हम समुद्र कहते हैं। तो व्हाट इज ए ओशियन, व्हाट इज एन ओशियन, ये गड्ढों में भरा हुआ पानी जो है ना वो ओशियन है। बोले ये बहुत सही है, अर्थ के अंदर गड्ढों में भरा हुआ पानी ओशियन है। तो बोले इसका मतलब तो सर छोटे मोटे गड्ढे रह गए होंगे तो झील बन गई होंगी। मैंने कहा बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। बोले फिर उससे छोटे रहे होंगे तो तालाब बन गए होंगे। मैंने कहा बिल्कुल। बोले अच्छा, तो फिर सर एक बात बताओ ये पर्वत कैसे बना। तो मैंने कहा यार गड्ढे हैं, अब एक तरफ यहाँ गड्ढा बना है, यहाँ पर प्लेन है, हो सकता है कि एक बार गड्ढे की तुलना में जमीन थोड़ी ज्यादा ऊंची उठ गई होगी, वो जो है वो आपके सामने क्या बन गया, पर्वत बन गया। बोले ये बहुत सही है। तो समुद्र और कुछ नहीं अपितु क्रस्ट का ही हिस्सा है, हम फिलहाल के लिए ये समझ के काम में लगाते हैं। हम थोड़ा सा यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए हम ये जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि अर्थ की सरफेस पर जब जहां हम खड़े हो या अर्थ की सरफेस पर जहां पानी भरा हो, ये दोनों ही जगह, चाहे ये हो चाहे ये हो, ये दोनों ही जगह अर्थ क्रस्ट है। ये दोनों ही जगह जो है ये अर्थ क्रस्ट है। क्रस्ट का अर्थ ये नहीं है कि जहां हम खड़े रहते हैं वही क्रस्ट है, ये सारी जगह क्रस्ट है। और ये इतनी बात समझ में आ गई। अच्छा, फिर आप पूछेंगे कि सर फिर एक बात बताओ, इन दोनों में से मजबूत जगह कौन सी है, जहां पे इंसान खड़ा है वो मजबूत है, या जब पानी भरा है वो वाली सरफेस मजबूत है। अब देखो आपको ये बात तो समझ में आ गई ना, अर्थ की सरफेस पर पानी भरा हुआ है, ये तो समझ में आ ही गया सबको। तो अब हमारे साथ में एक सवाल बना, मजबूत कौन सी जगह है। अब लोगों में से कुछ ने कहा जहां पानी है, किसी ने कहा जहां हम खड़े हैं। दोनों में विवाद होने लगा। कुछ लोग लिख रहे हैं कि दोनों ही है, लेकिन आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि तुलनात्मक रूप से, अब जैसे मान लो ये अर्थ है बेटा, है ना, अर्थ क्रस्ट जहां पर अपन खड़े हैं, ये गड्ढा है, ये गड्ढा है यानी समुद्र है, और यहां तक ही क्रस्ट थी। तो इधर की क्रस्ट तो मोटी है और इधर की क्रस्ट पतली है, क्योंकि क्रस्ट के बाद में मेंटल आ जाता है, क्रस्ट के बाद में मेंटल आ जाता है, ठीक है। तो क्रस्ट के बाद में मेंटल आ जाता है, तो हमने क्या सोच लिया कि इसके जस्ट नीचे ये वाली जो जगह है ये मेंटल वाली जगह है। तो अब देखो कॉमन सेंस लगा करके, इसका मतलब ये हुआ यहाँ मोटी है यहाँ पतली है ना। तो कॉमन सेंस तो हमारा ये कहता है ये तो मजबूत होगी और ये कमजोर होगी। भाई हमको ये लगता है कि मोटा है तो मजबूत होगा, क्योंकि देख करके मोटे लोगों को लगता है ना यार मोटा है तो भाई पहलवानी वहलवानी करता होगा, लेकिन ऐसा थोड़ी है। हो सकता है कि भाई मोटा है लेकिन हवा भरी हो, है कि नहीं। हमारी क्रस्ट के साथ भी यही है, हमारी इस मोटाई में हवा भरी हुई है, और हवा भरी हुई है तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये वाली जो जगह है ये मजबूत नहीं है, मजबूत ये वाली जगह है।
आगे बात समझ में। और इसको मजबूत करने में काम में किस चीज का लिया गया है? पानी के वजन को काम में लिया गया है। यानी कि जितना पानी का वजन यहाँ पर पड़ता चला गया, उतना ज्यादा यहाँ पर मजबूती आती चली गई। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या आपको यहां तक बात समझ में आ रही है? कहने का अर्थ ये है कि पानी के नीचे वाला जो क्रस्ट है, भले ही वो पतला है लेकिन वो मजबूत है। अच्छा, और पानी के बाहर जहां हम खड़े हैं वो मजबूत नहीं है। तो बोले ठीक है, अब आगे की बात। तो बेटा जब ये वाला क्रस्ट हमें पता है तो फिर आगे की कौन सी बात बताना चाहते हैं? मैंने कहा इसके नीचे मेंटल है। अब बोले सर एक बात बताइए, हमको कैसे पता कि अर्थ कैसी है अंदर से? मैंने कहा यार अर्थ बहुत बहुत जबरदस्त प्रकार की है। बोले कैसे? मैंने कहा चलो मैं आपको ना एक चीज बताता हूं। आपने कभी घर में इस प्रकार से दूध गर्म होते कभी देखा हो? बोले क्या बात कर रहे हो सर, अगर ये भी ना देखा हो हमने तो फिर क्या हम जिंदगी मतलब काट ही रहे थे क्या? मैंने कहा दूध तो गर्म होते देखा होगा, लेकिन दूध के साथ कभी टाइम पास आपने किया कि नहीं ये नहीं पता मुझे। यानी कि उसके अंदर भी किसी ने साइंस देखी हो तो मजा ही आ जाएगा। बोले साइंस क्या? बोले आइए हम बताते हैं, साइंस है इसमें बहुत जबरदस्त। हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा दूध है वो यहाँ पर बॉईल होने के लिए बर्नर के माध्यम से टेम्परेचर प्राप्त कर रहा होता है। ये बर्नर है, आग लग रही है और यहाँ से गर्मी के आने के कारण नीचे से गर्मी आ रही है और नीचे से गर्म होता हुआ दूध ऊपर तक गर्म होता जा रहा है। यहाँ से टेम्परेचर हम देते जा रहे हैं, उस टेम्परेचर के कारण इसमें गर्मी आती जा रही है और इस गर्मी से ये बढ़िया से औटने लग रहा है, गर्म हो रहा है? हाँ, इंडक्शन पे हो रहा है, बर्नर पे हो रहा है, जिस पे भी हो रहा है। और फिर क्या होता है? फिर भाई साहब ये जो दूध है ये गर्म होने लगता है। गर्म होते ही ये एक बड़ा सा उफान मारता है, ये करके उफान मारता है। मतलब जितनी इसकी हैसियत नहीं थी उससे भी ऊंचा फूल जाता है। मतलब जितना दूध नहीं था उससे भी ऊपर निकल जाता है। हाँ, लेकिन एक बार के लिए हम इसको थोड़ा टेम्परेचर को कम कर दें, इसको थोड़ा सा कम कर दें तो टेम्परेचर को हल्का सा कम करते ही ये दूध उफान नहीं मारता, है ना? ये उफान नहीं मारता, बल्कि यही इसमें गोले फूट रहे होते हैं, गोले। बोलो, फूट रहे होते हैं, उनको देखने में बड़ा मजा आ रहा होता है। अंदर से ऐसा एकदम लावा का सा पहाड़ बनता है, गोल 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 घूम रहा होता है। मतलब मैं कह रहा हूँ सही मायने में टाइम पास अगर करना हो ना तो किसी भी चीज पे ध्यान लगा लो। बचपन में याद करो कि हम तो मिट्टी के ऊपर भी ध्यान लगा लेते थे तो टाइम पास हो जाता था, है ना? ढंग से मिट्टी देख ली। मैं कह रहा हूँ ना आप 5 मिनट टेबल पर देखने लग जाओ, टेबल पर भी आपको ना एक दुनिया दिख जाएगी। आपको लगेगा अच्छा बेटा ये एक दाना पड़ा हुआ है, ये दूसरा पड़ा हुआ है, यार गजब है। फिर अचानक ही चींटी निकलेगी, चींटी की दुनिया में आप एंट्री कर जाएंगे। टाइम ऐसे ही तो पास होता है। हाँ, तो हमने ये टाइम पास किया, आज हम इस टाइम पास का यूज करना सीख रहे हैं। अच्छा बेटा ये जो पानी दूध उबल रहा था, अब आपने क्या किया? खूब इसने ऑट लिया, ये खूब ऑट लिया। आपने क्या किया ना, इसका बर्नर अब बंद कर दिया कि जाओ बेटा कुछ ऐश करो। हमने साहब इसको बंद कर दिया। अब बंद कर दिया तब क्या हुआ? थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं कि बढ़िया से दूध के ऊपर एक मक्खी बैठी हुई है। थोड़ी देर बाद हम क्या देखते हैं? दूध के ऊपर एक मक्खी बैठी हुई है बढ़िया से। अब दूध पर मक्खी बैठी है, सर ये कैसे हुआ? दूध के अंदर क्यों नहीं डूब गई है? दूध के अंदर क्यों नहीं डूब गई? पागल तो नहीं हो? बोले क्यों? मैंने कहा बेटे उसके ऊपर क्रीम जम चुकी है। अब उस दूध के ऊपर जो है वो क्रीम जम चुकी है, उस दूध के ऊपर अब क्रीम जम चुकी है। ये रही मलाई कहते हैं जिसे आप। उस मलाई पर साहब एक मक्खी बैठे, 2 मक्खी बैठे, कभी कभी तो पूरा मक्खी का सब परिवार यहाँ आ जाता है। खूब उड़ते हैं, उछलते हैं, कूदते हैं, लेकिन डूबते नहीं है। कुछ विद्यार्थी कहें छी। हाँ बेटा अभी कल्पना कर लो, अगर तुम इस तरह की चीजें नहीं देखते तो कल्पना तो कर ही लो। कई बार ऐसा भी होता है कि साहब ये जो चीजें हमको दिख रही हैं, मतलब थोड़ा बहुत बड़ा कीट पतंगा भी आ जाए तो वो भी मतलब कॉकरोच भी इसके ऊपर से चल करके टक 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 निकल जाता है। अच्छा अब हम इस बात को क्यों कर रहे हैं? असल में ये दूध अथवा मक्खी का मॉडल नहीं था, असल में ये पूरा मॉडल था अर्थ की सरफेस का।
मुझे दूध मलाई पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा है, मैं तो आपको अर्थ की इंटीरियर समझाने का प्रयास कर रहा हूं। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि आपको अर्थ की इंटीरियर समझा सकूं। बोले ऐसे कैसे? इंटीरियर कहां से समझा पाओगे आप? मैंने कहा चलो, अगर आपको इंटीरियर समझना है तो मेरी कुछ बातों को गंभीरता से सुनते चलना। बोले बताइए। मैंने कहा बेटा अर्थ कैसी थी? बोले अर्थ वैसी थी जैसे आपने दिखाई थी। मैंने कहा बेटा वो तो सही है, लेकिन एक बार के लिए मैं अर्थ का मॉडल भी यहाँ पर आपको बना के दिखा देता हूँ। बेटा अर्थ ऐसी थी, 3 हिस्से थे। बोले कौन कौन से थे? मैंने कहा एक नीचे की तरफ कोर, ऊपर मेंटल और ऊपर की तरफ क्रस्ट। बोले हाँ, ये मेंटल था, ये क्रस्ट था, ये कोर था। बोले हाँ। तो मैंने कहा बेटा पता है क्या हुआ? आपका जो बर्नर जल रहा था ना, जो बर्नर जल रहा था, वो जलने की जो आग है या ज्वाला है वो तो थी कोर, नंबर 1। ऐसे ही जहां दूध उबाले मार रहा था, जहां पर पलटियां मार रहा था, वो था मेंटल, वो था मेंटल। और जहां मलाई जम चुकी है वो है क्रस्ट। और जो इस पर मक्खियां डांस कर रही हैं, ये डांस नहीं अपितु इंसान है। बोलिए, ये डांस नहीं अपितु इंसान है। बोले इंसान की मक्खी से कल्पना, वाह वाह वाह, गजब फिलोसफर आदमी आप। बिल्कुल, हम लोग मक्खी के समान हैं इस अर्थ के सामने। सर आप हमको मक्खी बोल दिए, अभी तो हम छीछी कर रहे थे, अब खुद से कैसे करें? अरे ये तो बेटा सत्य का ज्ञान करा रहे हैं। मक्खी बोले हैं, चींटी नहीं बोले हैं, अदरवाइज तो आप और बेइज्जती फील करते। अभी कम से कम पंख तो हैं आपके। फिर क्या करें? तो भैया अब क्या हुआ ना, हम ये सब चीजें देख लिए, समझ लिए, अब हमारे दिमाग में क्यूरियोसिटी उठना शुरू हुआ। तो सर इसका मतलब ये बात कहना चाह रहे हैं आप कि जब मेंटल ठंडा पड़ा, जब मेंटल उबल रहा था, वो जब ठंडा पड़ा तो ऊपर की तरफ क्रस्ट का निर्माण हुआ। मैंने कहा सत्य वचन, एकदम सही समझ रहे हैं आप। क्या आपको पता है दूध की जितनी भी मलाई है वो ऊपर की तरफ जब आ जाती है और आप उस मलाई को एक बार हटा दीजिए, उस मलाई को हटा देने के बाद में दूध का जो निचला हिस्सा बचता है उसमें फैट कम हो जाती है, उसमें फैट कम हो जाती है। यही कारण है कि पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसमें ये मलाई असल में सिलिका है। समझ में आ रही है बात? यहां पर साथ में मिला हुआ है सिलिका के साथ में एल्यूमिनियम, इधर की तरफ मिला हुआ है सिलिका के साथ में मैग्नीशियम, और अंदर की तरफ जो आग बनकर के भड़क रहा है वो है निकल और आयरन। फिर आपके मन में सवाल आएगा, बोले सर एक बात बताइए, ये आपने सही कहा कि ये ऐसा होता है सर, लेकिन एक बात बताओ, कई बार हम इस मलाई युक्त दूध को जब गर्म करते हैं तो जो नजारे होते हैं वो समझाइए। मैंने कहा चलिए वो भी समझा देते हैं। मैंने कहा चलिए थोड़ा विचार करिए। बोले बताइए सर, अगर हमने इस मलाई युक्त दूध को गर्म किया तो गर्म करने पर क्या होगा? बोले होगा क्या? ये जो अंदर का दूध है मलाई फटेगी, मलाई के अंदर टुकड़े होंगे और अंदर से दूध दरार बना के बाहर आ जाएगा। आप में से बहुत सारे बच्चों ने फ्रीज में से एज इट इज दूध निकाल करके उसे नॉर्मल होने का भी इंतजार नहीं किया, आपने सीधा उसे बर्नर पर चढ़ा दिया, चढ़ाया है। आप में से बहुत सारे लोगों ने उस दूध को सीधा ही बर्नर पर चला दिया, और आपने अचानक अगर नोटिस किया तो अंदर से आवाज आई फट फट फट, अंदर से गोले चलने की आवाज आती है, डिसुम धक। अभी आप देखिएगा, खुद से कोशिश करिएगा, फ्रिज से निकाले हुए दूध को अगर आप सीधा बर्नर पर चढ़ाएंगे तो उसमें डुम डुम सी आवाजें आती हैं, अलग तरह की आवाज आती है। असल में अब वो आवाजें पृथ्वी के अंदर की आवाजें हैं, क्योंकि अंदर वो दूध जो है ना वो घोटे मार रहा है, ऊपर उठने की कोशिश कर रहा है, फट फट हो रही है। कई बार भाई साहब ऐसा भट्ट होता है वो कि मलाई फाड़ के दूध की बूंद सी ऊपर निकल जाती है, शट। कभी देखा होगा आपने? है कभी आपने देखा हो तो ऐसा होता है कि अंदर से टपका सा एक गोला सा बाहर निकलता है, ठश, देखा है? और पट से नीचे आ जाता है, मिलाई भी नहीं टूटी और उसके बीच में से निकल के आ गया। पता है वो क्या था? वो था साथियों वॉल्केनो।
तो असल में वॉल्केनो है क्या? असल में वॉल्केनो मेंटल के गर्म होने से जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट का टूटना और बीच में से जो अंदर का मेंटल है वो फाड़ के बाहर आ जाता है, तो उसे वॉल्केनो कहा जाता है। तो वॉल्केनो और कुछ नहीं अपितु मेंटल के अंदर जो पिघला हुआ लावा है, उस लावा का फाड़ के बाहर आ जाना ही, उस लावा का फट के बाहर आ जाना ही क्या है मेरे प्यारे साथियों? वो है आपका वॉल्केनो। बोले ये सही है सर। नहीं सर, हम तो थोड़ा सा दूध जो है ना वो डेयरी वाला लाते हैं। आपके यहाँ पर जो दूध आता होगा, हो सकता है सर उसमें ऐसी हरकतें आती हो, हमारा तो डेयरी वाला दूध है सर। हमने कहा तो क्या हो गया? सर वो डेयरी वाला दूध है, उसमें मलाई ही नहीं बनती, आप कह रहे हैं कि इसमें फट फट की आवाज आएगी। हाँ ये संभव है। आप भैंस का दूध पी रहे हैं प्योर तरीके से, तब तो वॉल्केनो बनेंगे। तो बोले फिर सर क्या करें? बस हमारे दूध में देख करके तो फीलिंग ऐसी आती है कि वो जो मलाई है ना, बस वो झगड़ा सा कर रही है। मतलब वो बीच बीच में से जगह छोड़ दे रही है कि निकलना है तुमको, यहाँ से बाहर निकलो, चलो जाना है तुमको, यहाँ से चले जाओ। वो ऐसा लगता है सर बीच में से जगह छोड़ रही है कि लो लो दूध यहाँ से बाहर आ जाए। मैंने कहा हाँ बहुत बढ़िया। मैंने कहा बेटा इसी कारण से वॉल्केनो दो प्रकार के होते हैं। एक वो जो दरार में से बाहर आता है, जिसे फिशर वॉल्केनो कहा जाता है। फिशर वॉल्केनो जो दरार में से बाहर निकल करके आता है, और ये सेंटर वॉल्केनो है, ओरिजिनल वॉल्केनो है। ये भी बहुत सही है, यानी कि दूध ना हुआ, ये तो पूरा वॉल्केनो हो गया जिसमें क्रेटर क्रेटर वगैरह सब बना दी सर ने। फिशर वॉल्केनो क्या है? दरार आ जाए हल्की सी, तो दरार में से दूध बाहर निकल जाना, फिशर वॉल्केनो है। और सर ये बहुत सही चल रहा है। तो फिर तो सर हमने पूरा दूध का गर्म होना भी देखा है, हमने दूध का गर्म होना भी देखा है, दूध का ठंडा होना भी देखा है। तो देखा है? बोले हाँ। तो मैंने कहा बेटा दूध जो ठंडा हो चुका है उसका गर्म होना भी देखे। बोले हाँ बताएं सर, अब उसका क्या तरीका है? मैंने बोले ठंडे दूध को जब आप गर्म कर रहे हो, जिसमें समझो कि आपने भैंस का दूध मंगाया था, उसे आप गर्म कर रहे हो, आपने गर्म किया, अब आप क्या देखते हो कि आपने गर्म करने से ये वाली जो ऊपर की तरफ वाली थी ना मलाई की परत, अब बेचारी इसको पता है कि समाप्त होने का समय आ गया है, ये बेचारी जगह छोड़ करके साइड में होना शुरू कर देती है, दाएं बाएं चलना शुरू कर देती है, यूं यूं करके। बोले हाँ सब मलाई जो है ना वो हटना शुरू हो जाती है, और जब ये हटना शुरू हो जाती है ना सर, तो मलाई जो है बेचारी थोड़ी ही देर में जाकर के अंदर गड़गप हो जाती है, गायब हो जाती है सर, अंदर ही घुस जाती है, वो थोड़ी देर बाद उसे पता ही नहीं चलता। हाँ सचिन बिल्कुल बता देना बेटा, मम्मी भी सीख जाएंगे कि बच्चों को हम वॉल्केनो रोज पढ़ा रहे हैं। तो भैया ऐसी स्थिति में ये जो चीज आप देख रहे हैं वो अंदर की तरफ दबता चला जाता है। असल में पता है ये जो आपने मलाई का दाएं बाएं सरकना देखा ना, ये कुछ और नहीं अपितु प्लेट टेक्टोनिक था। ये और कुछ नहीं अपितु प्लेट टेक्टोनिक था। इसी को तो टेक्टोनिक मूवमेंट कहते हैं। अरे प्लेट टेक्टोनिक है क्या? मलाई का सरकना। मलाई का सरकना मतलब क्या? मतलब क्रस्ट का सरकना। हमारी पूरी अर्थ ऐसी ही मलाई है, हमारी पूरी अर्थ ऐसी ही मलाई है। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? हमारी इस पूरी अर्थ पर ऐसे ही चारों तरफ प्लेट्स बनी हुई हैं, जो जब जब लावा उबल मारता है तो वो प्लेट सरकने का काम करती हैं। अब चूंकि पूरी तरह बनी हुई है तो कई बार वो पड़ोसियों से जाके टकरा जाती हैं, एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं, और उनके चढ़ने से हमें झटकों का एहसास होता है, और आए हुए वही झटके अर्थक्वेक कहलाते हैं। बने हुए वही झटके अर्थक्वेक कहलाते हैं। अजी बोलिए, आपको अर्थ की एक सामान्य संरचना से तीनों प्रकार की तो बातें समझ में आ रही। वॉल्केनो समझ में आ गया, अर्थक्वेक समझ में आ गया कि अर्थक्वेक और कुछ नहीं अपितु प्लेट का प्लेट से टकराना है, अथवा प्लेट का एक दूसरे से दूर हट जाना है। आप अगर इस बात को समझ गए हैं तो अब यहां से आपको कुछ कंफ्यूजन निकालना है कि हमें अर्थ की स्ट्रक्चर में जो पढ़ने की बातें हैं ना, अब वो केवल रट्टालॉजी है। कंसेप्ट हम पूरा सीख चुके हैं,
अब सारी व्यवहारिक बातें हैं, कितना किलोमीटर तक क्या मिलता है, किसमें क्या मिलता है, ये सब रटना है। आपको हम पढ़ के सुना भी देंगे, दिखा भी देंगे, लेकिन यहाँ से आगे कुछ भी आप नया नहीं सीखेंगे। हाँ, ये जो जितनी भी चीजें देख रहे हैं आप, इनके सब के बारे में हम जरूर आपको बताएंगे। आप लॉजिक समझ गए, आप फिगर्स के बारे में चर्चा हो। हाँ भाई, एक बालिका है हमारी क्लास में, बालिका है कि बालक है नहीं पता है, वो बेचारी बहुत देर से परेशान हो रही है कि नोट्स बनाया कोई, नोट्स बनाया कोई। कारण क्या है ना कि उसको आज तक कोई पढ़ाने वाला टीचर मिला नहीं। उसको मिले हैं सब वो मास्टर जी जो कहते थे बेटा पेन लो लिखो, बेटा पेन लो ये लिखो। वो बेचारी क्या कंफ्यूज हो रही है कि ये कौन सी कोचिंग में आ गए जो सबसे दूध सिखा रहे हैं। तो उसका दिमाग जो है ना एकदम भन्ना गया है और परेशान हो रही है बार बार। बालिका का नाम सोनम है। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया आप सभी साथियों को? चलिए, अब आपके सामने कुछ बातें बेसिक रूप से और पता होनी चाहिए, और वो क्या क्या है आइए जानते हैं। साथियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको यहाँ पर याद रखनी है वो क्या है, जो पेपर में पूछी जाती है वो चीजें हम बताते हैं। इधर देखो बेटा साथियों, सबसे ऊपर क्रस्ट था ये हमने पढ़ा, उसके बाद मेंटल था ये हमने पढ़ा, उसके बाद कोर था ये हमने पढ़ा। ठीक है साथियों, जो क्रस्ट है उस क्रस्ट की जो ऊपर की सरफेस है, उस ऊपर की सरफेस को लिथोस्फीयर कहा जाता है। आपने मलाई अगर ध्यान से देखी हो, राज पूछ रहे हैं आपके माउथ का छाला सही हुआ? बेटा मैंने आज पेन किलर ले रखा है ताकि मुझे दर्द का एहसास नहीं हो रहा है ना। अब ध्यान से सुनिए, हमने क्या कहा कि जो अर्थ का ऊपर का सरफेस है ना, उस सरफेस पर हमने क्या किया ना, अगर आपने मलाई को कभी देखा हो तो ऊपर से वो कठोर होता है, ठीक है ना, उसका सरफेस ऊपर से कठोर होता है। और अगर नीचे से अगर कभी आपने मलाई देखी हो तो वो थोड़ी सी लिक्विड सी होती है। देखिए कभी मलाई खाने का कभी मौका मिला हो बचपन में, अक्सर माँ का जब प्यार बच्चों पर आता है तो केवल वो मलाई मार के देती है, ले बेटे मलाई खाओ। बच्चा बड़ा होकर के वही सीख जाता है कि मलाई में पिघना भी होता है, और तब से ये डायलॉग बन गया कि मलाई मारना। तो ऐसे ही हमारी जो अर्थ है उसका जो क्रस्ट है, जो ऊपर की तरफ है, उसे तो लिथोस्फीयर कहा जाता है। और इस क्रस्ट का जो निचला हिस्सा है जो तुलनात्मक रूप से चिकना सा है, उसे साथियों एस्थेनोस्फीयर कहा जाता है। बोलिए, इतना याद कर लेंगे आप लोग? क्रस्ट का ऊपर का जो हिस्सा है वो क्या है बेटा? लिथोस्फीयर। और इसके नीचे का जो हिस्सा है जो हल्का चिकना सा है, जिसको एक प्रकार से समझिए कि वो जो चिकना है जिसे लड़कियां सर्दियों में निकाल करके मुंह पर लगाएंगी, वो एस्थेनोस्फीयर है। समझ गए कि भाई किसी ने कहा है कि गाल को आरामदायक रखने के लिए मॉइस्चर का बने रहना जरूरी है, और वो मॉइस्चर जो मलाई का निचला हिस्सा है उसे लपेट करके। और वास्तविकता में अगर आप ये नहीं करते हैं तो हम 9 साल से शादीशुदा हैं, हमको घर के सारे नुस्खे पता है। दूध गर्म करने का टाइम पास भी हमने बहुत बार किया है। हम काम ही करते हैं, बाकी टाइम करते क्या है, क्लास पढ़ाने के बाद फिर घर संभालना होता है। तो हमने ये सब घरेलू नुस्खे देखे हैं, आप नहीं जानते हैं तो आज जान जाइएगा। तो एस्थेनोस्फीयर समझ में आ गया आप लोगों को ना? क्लियर हो गया? अच्छा, एस्थेनोस्फीयर के साथ में अगर हम बात करते हैं तो हमारी अर्थ, उस अर्थ के अंदर ये जो हिस्से बने हुए हैं कौन कौन से, देखिए लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर के बाद में जो एस्थेनोस्फीयर, जो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कर रहा है, इसमें क्रस्ट के दो हिस्से हैं। क्रस्ट के कौन से हिस्से? ऊपर वाला और नीचे वाला। इन दोनों के बीच में एक ऐसी जगह जो ये डिसाइड करती होगी कि यहां से आगे तो क्या है और यहां से नीचे क्या है। यानी कि यहां से अपेक्षा करिए, झूठ बोल रहे हो आप, हमेशा तो क्लास में देखते हो, घर का काम कब करते हो? अरे मैं अभी भी मटर छील रहा हूँ पागल बच्ची। इधर देखो, तो अब ना यहाँ ऊपर की तरफ क्रस्ट का जो हिस्सा है, नीचे की तरफ एस्थेनोस्फीयर का जो हिस्सा है, इनके बीच में ये जो पैरेलल रेखा है जो इन दोनों को अलग कर रही है, इसे कहते हैं मोहो मोहो के धागे, है ना। ये है मोहो डिसकंटिन्यूटी। मैम क्या करती है? आराम करके पैसा किसके लिए कमा रहे हैं हम? मैम पैसा गिनती है बस, समझे? ठीक है, तो ये जो है ना, ये हुआ साहब मोहो डिसकंटिन्यूटी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ऐसे ही मेंटल के अंदर दो हिस्से हैं, एक अपर मेंटल और दूसरी मेंटल। इन दोनों मेंटल के बीच में जो ये जगह है जिसकी मुझे एनी टाइम याद रहती है, अगर मैं काम नहीं करता कई बार मोह में आ जाता हूं,
मैडम के मुंह में कि भैया हम आज काम नहीं करना चाहते, तो मैडम कहती है ज्यादा उछलिए मत, रहपट देंगे लगा के, तो भैया हम उस रहपट से सेट हो जाते हैं। तो भैया ये हो गया रहपटी, समझ गए? तो क्या हुआ, पहला था मोह, उसके बाद में आया रहपट। क्लियर हो गया, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथी। मेंटल के बाद हम चले कोर में, क्योंकि हालत तो तप्पड़ खा के हमारी बिल्कुल मेंटल जैसी हो गई थी। फिर हम अपने कोर में पहुंचे। हम कोर में पहुंचे तो हमने कहा मम्मी जी से, गुटरगू करते हुए हमने अपनी मम्मी जी से गुफ्तगू करी। हमने मम्मी जी से गुफ्तगू करी, गुटर गुटर बातें करी। मम्मी मम्मी बोले हाँ, बोले इसने ना हमें लेमैन बना के रखा हुआ है। बोले अच्छा, मजदूर बना के छोड़ रखा है हमारे बच्चे को? बोले हाँ मम्मी। तो भैया ये हो गया लेमैन। तो हम अपनी माता जी से गुटर गुटर बात किए, क्या कहे कि हमको ना बिल्कुल लेमैन बना के रखा हुआ है, बिल्कुल काम वाला आदमी बना के रखा हुआ है। दिन भर पैसा कमाओ, बाकी समय बच जाए तो बच्चे संभालो, खाना पीना बनाओ, क्या करें हम, पूरी तरह खराब मामला हो रखा है। तो भैया हमको 4 चीजें याद रखनी है, यहाँ से बहुत ज्यादा बार प्रश्न आता है। कौन कौन सा समझ में आ गया आप लोगों को? कौन कौन सी हो गई? मोहो डिसकंटिन्यूटी, मोहो डिसकंटिन्यूटी, इसके बाद में रैपिडी, रैपिडी इसके बाद में गुटेनबर्ग, इसके बाद में लेमैन। ठीक है। गुरु रंधावा ने तो अब जाके गाना गाया है, बन जा तू मेरी रानी तेनू महल दिवा दूंगा। हम ये गाना 9 साल पहले गा चुके थे भाई, और उस चीज को पूरा करने लग रहे हैं। हम रियल में स्टोरी को फॉलो करते हैं भाई, समझे? क्लियर? आंसू आ गए, दर्द इतना देखिए जीवन में। कभी कह दिए प्यार मोहब्बत में डायलॉग मार दिया, आज तक भुगत रहे। एनीवे, तो मोहो, रैपिडी, गुटेनबर्ग और लेहमैन, समझ गए? ये सारी बातें क्लियर हो गई। इसके साथ साथ ये जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट के 2 हिस्से हैं। कौन कौन से? एक ऐसा क्रस्ट जो कि पानी के नीचे है, और एक ऐसा क्रस्ट जो कि जिस पर हम लोग रहते हैं। ये जो पानी के नीचे वाला क्रस्ट है और पानी के बीच का जो रास्ता है, इसे कहते हैं कॉन रोड डिसकंटिन्यूटी। इसे कहते हैं कॉन रोड डिसकंटिन्यूटी। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर आपकी सत्य में ही लव मैरिज रही होगी। ये बात है अजी, लव मैरिज तो रही थी, लेकिन शादी अरेंज की थी, उसके बाद लव हुआ। हाँ जी, तो उम्मीद है कि ये हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। कॉन रोड था, फिर मोहो था, फिर रैपिडी था, फिर गुटेनबर्ग था, फिर लेमैन था। चलिए, उम्मीद है आप लोगों को यहां तक प्रॉपर तरीके से बातें समझ में आ गई होंगी। कौन रोड, एक बार के लिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताते चलिए। सबसे ऊपर जो डिसकंटिन्यूटी दिखाई दी उसका नाम क्या है बेटा, बताओ फटाफट। कौन रोड, सबसे ऊपर कौन सी आ गई? कौन रोड। नंबर दूसरे पर कौन सा आया बेटा कौन रोड के बाद में, बताइए जल्दी से? मोहो, मोहो डिसकंटिन्यूटी। इसके बाद में कौन सी डिसकंटिन्यूटी आई बेटा, बताइए? रैपिडी, रैपिडी। अच्छा, इसके बाद में कौन सा आई बेटा? गुटेनबर्ग। आप लोग इतने नालायक लोग हो ना कि आपको ना ये डिसकंटिन्यूटी याद नहीं रह रही है, आपको मेरी स्टोरी याद रह रही है कि सर ने अपनी मम्मी से जाके कहा कि उनको लेमैन बना के रखा हुआ है। सर को रैपट पड़ा था, मोह में चले थे। बेटा मैं सब समझ रहा हूं, कोई नहीं, दूसरे का दर्द है जी, दुनिया हंसती है दर्द पर ही, कोई नहीं। उम्मीद है आपको बात समझ में आ रही होगी। यहाँ से सवाल पूछा जाता है, बहुत बार सवाल पूछा जाता है, इवन इसके अंदर आगे पीछे करके पूछ लिया जाता है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? कोई भी प्रकार की दिक्कत अगर आपको हो तो आप बताएं। ठीक है सर। अब बड़ा सवाल बना, बोले सर एक बात बताइए, ये किलोमीटर वगैरह का क्या झंझट है, कितना किलोमीटर पर क्या है, कैसे है? मैंने कहा यार शुरू से लेकर के 2900 किलोमीटर तक ये फैक्चुअल डेटा है जो आपको याद रखना है ना। इतना किलोमीटर तक क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, उसके बाद कोर है, ये सब चीजें आपको याद रखनी है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल बना, सवाल ये बना सर आपको कैसे पता चला कि अर्थ के अंदर क्या मामला है? भाई आपको कैसे पता चला कि अर्थ का जो सेंटर है वो लगभग धरती से 6400 किलोमीटर अंदर है? आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर लिक्विड भरा हुआ है? आपको कैसे पता चला कि इसके ऊपर अर्थ जमी हुई है? ये सब कैसे पता चला? मैं तो किताब पढ़ी थी एनसीईआरटी की।
एक विद्यार्थी बेचारा इस सारी बात से इतना फ्रस्ट्रेट हुआ कि सर रैपट तो मैं भी खा लूंगा लेकिन शादी नहीं हो रही है। इनका नाम है पोपटलाल। यार पोपटलाल, एक तो नाम आप पोपटलाल रखे हैं, ऊपर से कह रहे हैं आपकी शादी नहीं हो रही है। अच्छा है बेटा, नहीं तो कोई पोपट बना गया ना आपको कि आप तो नाम से नहीं काम से भी हैं, कट जाएगा बुरा वाला, रहने ही दीजिए। हाँ जी, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ रही होगी हमने क्या कहा। तो सवाल बड़ा बना कि अर्थ के अंदर कैसे पता चला कि अंदर क्या है। तो बेटा इसके बारे में सही मायने में जो सबसे पहला जानकारी पता चली वो थी अर्थ के अंदर आए हुए अर्थक्वेक से, यानी भूकंपों से और वॉल्केनोज से। तो भूकंप और वॉल्केनो जो हैं उनसे इस बात का अंदाजा हुआ कि अर्थ की सरफेस कैसी है, अर्थ के भीतर क्या है। गजब बात है। कैसे सर इस बात का वॉल्केनो से कैसे पता चल गया कि अंदर क्या है? मैंने कहा यार बहुत शानदार तरीके से पता चल गया। कैसे? क्योंकि भैया वॉल्केनो जब बाहर आता है तो अंदर का हाल बताता है ना। इतना गर्म अगर बाहर लावा निकल के आ रहा है तो उसको देख के फीलिंग हो जाता है कि आग तो अंदर से ही आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अंदर का मामला लिक्विड है। बोले अच्छा, तो वॉल्केनो से तो आपको ये पता चल गया। फिर सर एक बात बताओ, आपको अर्थक्वेक से कैसे पता चला कि अंदर की सरफेस कैसी है? मैंने कहा देखो बेटा ऐसा है। हाँ जी, हाँ जी, एक विद्यार्थी लिख रही हैं हमारी, मैंने सोच लिया है आप जैसा मिलेगा उसी से शादी करूंगी। हाँ बेटा सही है, अब सब लड़कियों को ऐसा ही आदमी चाहिए बेटा, हम समझ गए। एक की शादी नहीं हो रही है, एक ने सोच लिया गुरु जैसा मिलेगा, पैसा दिन में कमाएगा, दिन भर दिहाड़ी करेगा। मैं भैया सब चीजें बहुत सालाक हो गई हैं। हाँ, मैं अपनी बच्ची को यही सिखा रहा हूँ आजकल की, बेटा तुमको ना ऐसा ही मेरा जैसा ही आदमी ढूंढना है। बोले हाँ पापा सीख गए हैं हम कैसे काम करवाना है। तो अब क्या है साथियों, यहाँ से आगे की बात क्या है? बोले सर एक बात बताइए, अर्थक्वेक आया तो पता कैसे चला? मैंने देखो बेटा क्या होता है कि पृथ्वी पर ना एक ऐसा हिस्सा है जहां पर अर्थक्वेक आए तो उसका एहसास ही नहीं होता। क्या बात कर रहे हो, ऐसा भी होता है? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा चलो अभी एक बात बताते हैं। अब थोड़ा सा किचन में, क्योंकि मैं बहुत देर किचन में रहता हूँ, आपको मेरी बातों से ये तो पता चल ही गया होगा। तो आपको मैं एक बात और बताता हूँ। आपको कभी किचन में जाने का मौका मिला हो, बर्तन मांजने का मौका मिला हो, अब आप कहेंगे सर प्लीज मतलब इतना अंदर घर की बातें मत बताइए। मैंने बताएंगे हम तो, चाहे जो भी हो जाए। आप बर्तन मांज रहे हो, बर्तन ना मांज रहे हो, तो किचन में बर्तन जमा रहे हो कि भाई धुल गए हैं, चलिए उन बर्तनों को अंदर रखें। तो कभी आपने धुले हुए बर्तनों में प्लेट को स्टैंड में रखने का काम किया होगा? नहीं तो देखा होगा करते हुए। आप में से कई बड़े नवाब लोग होंगे जो खुद तो नहीं करते होंगे लेकिन घर की गृहिणियों को करते देखा होगा। देखा है? क्योंकि मैं तो घर में किचन का काम करता हूँ, मुझे मुझे कुकिंग बहुत पसंद है, इट्स माय बेस्ट पास टाइम ना। तो अब क्या है कि अगर आपने प्लेट को कभी उठा करके रखा तो ऐसी स्थिति में प्लेट अगर गिर गई, है ना, तो भैया अगर प्लेट गिर गई तो बहुत जबरदस्त तरीके से आवाज आती है, जन आती है। आवाज आई सो आई, लेकिन वाइब्रेशन देख के ऐसा मजा आ रहा होता है यार ये सही है। और ऐसे में बर्तन गंदे हो, आहा, बर्तन गंदे हो तो गंदगी आराम से तांडव कर रही होती है, बर्तन के ऊपर फूल रही होती है, समझम टाइप से है। और तो और उस पर वाइब्रेशन बहुत जबरदस्त हो रहे होते हैं। इतनी देर में मम्मी की आवाज आती है, आप लोगों के घर में मम्मी की, मेरे घर में बीवी की आती है, क्या गिरा दिया। तो हम भैया इस बात से बचने के लिए खट से क्या करते हैं, हम खट से उस प्लेट के ऊपर हाथ रख लेते हैं कि अरे रोको, इसे बचते हुए बात कहीं बाहर पता ना चल जाए कि बर्तन गिर रहे हैं। उस वाइब्रेशन को होल्ड करते हैं। अर्थ पर भी ऐसा ही होता है। अर्थ की जब दो प्लेटें आपस में टकराती है ना, तो टकराने से बहुत तेज झंझनाहट आती है। और वो जो झंझनाहट है, वो झंझनाहट सही मायने में भूकंप है, जिसे आप रिएक्टर पैमाने पर नापते हैं। ये बहुत सही है। लेकिन सर एक बात बताएंगे आप? हमने कहा पूछेंगे आप। सर ऐसे तो हम कई बार बाथरूम में नहाने जब जाते हैं और भरी हुई बाल्टी को सरकाते हैं। ध्यान से सुनिएगा, जब हम बाथरूम में नहाने जाते हैं भरी हुई बाल्टी को सरकाते हैं तो वाइब्रेशन तो पानी के ऊपर भी आता है। बहुत सही सीख रहे हो बेटा। लेकिन सर सही बताएं आपको, वो वाइब्रेशन ऊपर ही ऊपर आता है, वो नीचे तक का पानी नहीं हिलाता। ये तो एकदम सेट है सर। यानी कि सरफेस का पानी तो हिल रहा है, अंदर तक का पानी नहीं हिल रहा है। मैंने कहा बेटा इसको समझो समुद्र में आया हुआ भूकंप। समुद्र में आया हुआ भूकंप ही सुनामी है।
तो अर्थक्वेक प्लेटों के टकराने की कहानी है, तो बाथरूम में खींची गई बाल्टी का हिलता पानी सुनामी है। वाह, व्हाट ए राइमिंग, जय हो। तो कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब ये हुआ कि जो सुनामी है ना, वो और कुछ नहीं, अर्थ का हिलना सुनामी है। अच्छा, अर्थ से पानी का हिलना सुनामी है, लेकिन क्या कभी आपने ये विचार किया कि पानी तो सरफेस पर है, पानी के भीतर का जो मतलब जो बाल्टी के अंदर की गहराइयों में भरा हुआ जो पानी है, क्या वो भी हिलता है क्या? क्या उस तक भी वाइब्रेशन पहुंचती है क्या? कभी विचार करिएगा। आंसर है नहीं, गहराइयों तक नहीं पहुंचता सर। अच्छा, पानी की गहराइयों तक तो नहीं पहुंचता, ये तो आपने सही कहा, है ना? लेकिन क्या कभी आपने बहुत तेज गति से, या फिर बहुत तेज, या तेज नहीं तो कैसी भी नॉइज कभी सॉलिड सरफेस पर, जैसे मान लीजिए बचपन में आपने देखा हो तो अपने जब छुट्टियां हुआ करती थी तो कई स्कूलों में तो छुट्टी होते समय एक टन 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 जिस जगह पर बजाया जाता था, वो तो एक गोल गोल वो होती थी, डपली सी होती थी जिसमें बजाते थे, वाइब्रेशन होती रहती थी, है ना? लेकिन आपने फिल्मों में या फिर लोगों से ये सुना होगा कि ट्रेन आ रही हो और दिख ना रही हो तो एक काम कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए? क्या कर लेना चाहिए? कोई बताएगा? पटरी पर कान लगाना चाहिए। अगर आपको कभी भी ऐसी स्थिति क्रिएट हो कि भाई पीछे से बहुत सारे लोग आने वाले हैं और ट्रेन का पता नहीं है, ब्लाइंड्स है एकदम, तो ट्रेन कितने भी किलोमीटर दूर हो, आप पटरी पर कान लगाइए, आपको वाइब्रेशन सुनाई दे जाएंगे। है जबरदस्त बात। रीजन, सॉलिड में वाइब्रेशंस बहुत दूर तक जाते हैं, सॉलिड में वाइब्रेशंस बहुत दूर तक जाते हैं, लिक्विड में वाइब्रेशंस दूर तक नहीं जाते। यही कारण है कि अर्थ पर जब भूकंप आता है और प्राइमरी और सेकेंडरी वेव्स बनती हैं, तो मेंटल वाली सरफेस पर जाकर वो रास्ता बदल जाती है, वहीं कोर के नजदीक जाती है तो पार हो जाती है, क्योंकि कोर सॉलिड है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी वेव से इस बात का अंदाजा लगता है कि अंदर की आंतरिक संरचना में लिक्विड भरा हुआ है। भूकंप और आपको वॉल्केनो जो है वो पढ़ाएंगे, अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे, लेकिन आपको एक बेसिक आइडिया दे रहे हैं कि किससे इस बात का अंदाजा लगता है। तो देखिए, हमने आपको यहाँ पर दिया लिख करके कि सिस्मोलॉजी से आप इस बात का पता लगाते हैं। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि ग्रेविटी मास के आधार पर निर्भर करती है, और आयरन और निकल में जो मास है, हमने सेशन की शुरुआत में जब आपको अर्थ बताई थी तब बताया था। मीटियोर्स, अर्थ प्रकार, जिस प्रकार से अर्थ सामान्यतया चीजों से बनकर के बनी हुई है, वैसे ही मीटियोर्स भी किसी ना किसी पदार्थ से मिलकर बने हुए हैं, उनसे भी अर्थ की इंटीरियर स्ट्रक्चर का अंदाजा लगाया जा सकता है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम आपको यहीं पर रोकेंगे, इसके बाद की जानकारी आपको कल दी जाएगी। एक बार निवेदन है कि आप ये पूरा पढ़ के आए, ठीक है? सुहासिनी, मैं आपकी क्लास रोज लाइव नहीं कर पाती, पर मैं हमेशा अटेंड कर लेती हूँ दिन में। पढ़ने में बहुत मन लगा दिया है, आपकी वजह से मेरा मन पढ़ाई में करता रहता है। आर्यन में जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, मम्मी दोनों का। थैंक यू सो मच सुहासिनी बेटा, माता जी को मेरी तरफ से प्रणाम प्रेषित करना, है ना? थैंक यू सो मच, है ना? और मैं कॉल के लिए आप में से बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, लेकिन आज के लिए मैं आपसे छोटी सी माफी चाहूंगा, क्योंकि आज कुछ मैंने इंटरव्यूज रखे हुए हैं, तो उसमें बहुत सारे लोग आए हुए हैं, 11:15 का टाइम है और मुझे पहुंचना है, तो प्लीज आज के लिए मुझे थोड़ा सा आप माफी दे दें, है ना? फिर करते हैं किसी दिन बात, पढ़ाई हो गई है, फिर समय निकाल के बात करते हैं, ठीक है? थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट।